गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में आपने 10th वगैरह में पढ़ा है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें तो आप बहुत कुछ जानते ही होंगे। ठीक है, तो हम मेन कॉन्सेंट्रेट करेंगे आपकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, उसमें क्या क्या वेरिएशन है, मेनली उस पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को देखते हैं, तो इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने टाइम पे अलग अलग क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को, लेकिन उनमें काफ़ी ड्रॉबैक्स वगैरह भी थे। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हम जनरली यहाँ ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स को जब कई एलिमेंट्स हो गए थे तो साइंटिस्ट ने इसको क्लासीफाई किया था। ठीक है, इसमें जो पहला नाम आता है वो आता है डेवोनियर का, इसे अब डेवोनियर ट्राइड्स भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था डेवोनियर सर ने कि उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया था, अरेंज किया था। और फिर इन्होंने ये देखा था कि अगर इन्होंने क्या किया उसके बाद अरेंज करने के बाद इन्होंने तीन एलिमेंट का क्या कर दिया था, इन्होंने ग्रुप बना लिया था। और 3 एलिमेंट ग्रुप बनाने के बाद इन्होंने क्या देखा, जो पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का जब एवरेज लिया जा रहा था तो सेकंड आपका जो मिडिल वाला एलिमेंट था उसके एटॉमिक मास के क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था। ठीक है, ऐसा बड़ा चल रहा था, लेकिन ये जो रूल इनका था ये 20-22 एलिमेंट तक ही फॉलो हो रहा था। उसके बाद ये फॉलो नहीं हो रहा था, तो इसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स आ गए हैं, तो इनके क्लासिफिकेशन को हटा दिया गया था। उसके बाद में दूसरा नाम आता है न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव का। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने भी एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि पहला एलिमेंट और जो 8वां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। ठीक है, इनका भी सही चल रहा था, ज़्यादा एटॉमिक नंबर ज़्यादा एलिमेंट्स आने पे इनके में भी क्या आया था, फिर ड्रॉबैक्स आए थे, तो इसको भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था। इसका तीसरा इसमें आता है लोथर मेयर अरेंजमेंट का। इन्होंने क्या किया था कि लोथर मेयर सर ने क्या किया था, इन्होंने एक ग्राफ बनाया था और उनका ग्राफ था किसके बीच में था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। यानी इन्होंने एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम के लिया और उसका एटॉमिक वेट का उन्होंने ग्राफ लिया और उन्होंने ऑब्जर्व किया गया कि जो सिमिलर एलिमेंट्स थे वो सेम कर्व पे क्या हो रहे थे, मतलब जो सिमिलर एलिमेंट्स थे वो सेम कर्व पे आ रहे थे। ठीक है, जिससे और ये पता चलता था कि प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, मैच कर रही थी। लेकिन इनके में जब एटॉमिक एलिमेंट्स बढ़ने लगे, ज़्यादा हो गए हैं, तो इनमें भी क्या आने लगा, वेरिएशन आने लगा। ठीक है, तो इनका भी मतलब यहीं से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था। और इसमें चौथा नाम आता है मेंडलीव का। मेंडलीव के बारे में आप सब लोग जानते हैं, काफ़ी कुछ पढ़ा इसके बारे में, 10th में भी इनका डिटेल दिया गया है। तो मेंडलीव से क्या आते लगभग 62 एलिमेंट्स हो गए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने भी सारे एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया। ठीक है, और इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को नहीं आइडेंटिफाई किया था, तो इन्होंने उसके लिए गैप्स छोड़ दिया था। और बाद में इन्होंने बताया भी था कि अगर जब ये एलिमेंट आएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज ये होती होंगी। इन्होंने ग्रुप ऑफ पीरियड में टेबल क्लासीफाई भी कर दिया था, तो काफ़ी कुछ इनके में जानने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इनके में सब कुछ तो लगभग सही था, लेकिन इनके टेबल्स में ड्रॉबैक भी काफ़ी आ रहा था। जैसे इनके में कुछ मेन ड्रॉबैक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो पहला ड्रॉबैक आया था वो था एनोनॉमस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के, लेकिन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इनके में भी फिक्स नहीं थी। ठीक है, दूसरा इन ड्रॉबैक आया था एनालोमस पेयर ऑफ एलिमेंट्स का। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे आपको बेटा हमने अभी बताया कि इन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा था कि ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट कहीं पहले आ जा रहे थे और कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स बाद में चले जा रहे थे। ठीक है, ऐसा हो रहा था, तो ये भी एक ड्रॉबैक था। तीसरा इनके में ड्रॉबैक आया था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को लेके। ठीक है, इन्होंने किसी भी आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, और चौथा इन्हें में जो ड्रॉबैक आया था, उन्होंने क्या देखा था कि मतलब डिसिमिलर एलिमेंट्स को क्या किया था, इन्होंने एक साथ में रख दिया था, तो वो भी एक ड्रॉबैक आया था। फिर पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बारे में भी इन्होंने डिस्कस नहीं किया था, इसके पोजीशन को लेके कहाँ उसको रखा जाए उसके बारे में उन्होंने कोई कुछ भी नहीं बताया था, तो काफ़ी इनमें ड्रॉबैक आ गया था। तो यहाँ से इनके क्लासिफिकेशन को स्टडी नहीं करते हैं,
ठीक है। लेकिन इन्हीं के जो उनका जो क्लासिफिकेशन टेबल दिया गया था, टेबल, इसी को उन्होंने क्या किया, मोस्टली ने मॉडिफाई किया। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मतलब जो एलिमेंट्स को उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो उन्होंने क्या किया, उसको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, तो काफ़ी कुछ ड्रॉबैक्स थे वो क्या हो गए थे, गायब हो गए थे। और आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो यहाँ मेन डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। हम सारी स्टडी अपना सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब देखिए, पहली बात तो बेटा होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता क्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि आपके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक है। यानी इसका ये मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स थे, द एलिमेंट, इसका मतलब बेटा क्या होता है, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल इफ दे आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है। इन्होंने क्या देखा था कि जितने भी एलिमेंट्स है उनको उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे जब अरेंज किया गया था, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही थी, कुछ समय के बाद रिपीट हो रही थी। ठीक है। और ये सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीटेशन क्यों हो रहा था, ऐसा ऐसा हो क्यों रहा था, ड्यू टू द सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच कैन बी रिपीटेड आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। अब देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि आज के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम जनरली क्या करते हैं, 18 ग्रुप में डिवाइड है। आपके जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको हमें ग्रुप्स कहते हैं, और आपके जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं उसमें पीरियड्स कहते हैं। ठीक है। तो कुल आपके 18 ग्रुप्स में डिवाइड है और 7 पीरियड में डिवाइड है। और उसको ब्लॉक्स में बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, तो 4 ब्लॉक में डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है। एस ब्लॉक में देखते हैं तो पहला दूसरा ग्रुप आता है। अगर आप डी ब्लॉक की बात करते हैं तो इसमें 3 to 12 ग्रुप्स आते हैं। और फिर 13 से लेके फिर आपका 18 ग्रुप तक आपका क्या रहता है, पी ब्लॉक रहता है। और बाकी आपके बेटा कभी पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे, देखिएगा तो नीचे 2 ग्रुप्स कॉलम्स और बने रहते हैं, उसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। जनरली ये देखा गया है कि इस ब्लॉक में सारे के सारे एलिमेंट्स रखे गए, लाइट मेटल्स रखे गए हैं। और डी ब्लॉक में जनरली आपके हैवी मेटल्स रखे गए हैं। और पी ब्लॉक में देखा जाए तो वहाँ कुछ मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है और नॉन मेटल्स भी है। ठीक है। और एफ ब्लॉक में सारे सारे मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। आप किसी बुक से पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा तो आप वहाँ उसके काफ़ी कुछ के बारे में जान जाएगी। वहाँ ग्रुप्स दिए गए होंगे, पीरियड्स दिए हो गए होंगे, ब्लॉक्स के बारे में बताया गया होगा, तो इसको आप डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ से आप देख समझ सकते हो। ठीक है। अब देखिए, यहाँ हम जनरली ब्लॉक्स की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ ब्लॉक के जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो दिया गया है। कि जैसे आपका क्या एस ब्लॉक दे रहा है, इस ब्लॉक का क्या दे रहा है, एन एस, इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, 1 और 2। अगर बेटा एन एस में इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तो फर्स्ट ग्रुप का रहेगा, 2 हो जाएगा सेकेंड ग्रुप में आ जाएगा वो। पी ब्लॉक में देखें तो NH2 NP1-6, 1 से लेके 6 तक है। डी ब्लॉक का देखिए इसी तरीके से तो N-1 D 1 to 10 है, NH0 to 2 है। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट देखा जाए तो N-2 F0 to 14, N-1 D 02 और NH2 है। तो ये सभी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि अगर हमारा एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हो जाए, यानी एटॉमिक नंबर मोर देन 100 हो जाए, तब उसका हम नाम कैसे लिखते हैं, उसका एफिशिएंट नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, बहुत आसान है। ठीक है। देखिए जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है, 0 होगा तो नील कहेंगे, 1 को अन कहेंगे, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन। और ये सारे इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए। नील को NUBTQPHSOE। ठीक है। और नाम लिखते हो लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे, सफिक्स के फॉर्म में EM। ठीक है। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इजी सा है, इसमें बेटा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है, देखिए जैसे आपको एटॉमिक नंबर दिया 110। अब इसका हमें क्या लिखना है, एफिशिएंट नोमेनक्लेचर लिखना है। तो देखिए 1 का मतलब क्या है, अन, फिर 1 है, फिर अन, और 0 का मतलब नील है। तो देखिए क्या लिखा, अन नीलियम। आपने यहाँ पे IM क्या ऐड किया, सफिक्स। सिमिलरली 117 का लिखना हो तो 1 का अन,
फिर 1 का अन और 7 का सेप्ट और लास्ट में आपने क्या ऐड किया सेप्टी ईएम, तो क्या हो गया अन सेप्टियम। सिमिलरली 125 करना हो तो अन बाई पेंटियम। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ उसको उसके जो सिंबल्स को याद रखिएगा, उसको क्या रूट वर्ड उसका याद रखिएगा, और बाकी नाम लिखना बहुत आसान है। सफिक्स में क्या था ना कि ईएम ऐड कर दीजिएगा। ये कुछ यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिएगा, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू।